सभी को नमस्कार। दिवाली ख़त्म हो चुकी है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि नवंबर 26 के आसपास आ जाएगा। चलिए देखते हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के बारे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। ये जो वीडियो है वो दोनों लोगों के लिए उपयोगी है जो पहली बार इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं और साथ ही ऐसे लोग जो पिछले सालों में अटेम्प्ट कर चुके हैं लेकिन उन्हें एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिली है। एकदम ज़ीरो से उठाएंगे। बहुत ही सिंपली हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को। प्रीलिम्स में क्या क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, कौन सी चीज़ों में एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन हॉल में घुसने के पहले 2-3 महीने में क्या प्रिपरेशन होगी, एग्ज़ामिनेशन हॉल में घुस के उन 2 घंटों में क्या क्या प्रिपरेशन होगी, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो से उठाएंगे, एक बेसिक ओवरव्यू देंगे। इसके जो अंदर जो सब कंपोनेंट्स हैं उसमें हम लोग आने वाले दिनों में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज एक बेसिक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, तो बिल्कुल ज़ीरो से उठाएंगे। देखिए जो सीजीपीएससी एग्ज़ाम है इसके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक हो गया आपका सीजीजीएस जो आपका 50% ऑफ सिलेबस होता है। उसके बाद आप हो गया आपका इंडिया जीएस जो कि लगभग 35 से 40% आपका सिलेबस होता है। और करंट अफेयर का पोर्शन होता है जो कि आपका 10% ऑफ सिलेबस होता है, जो कि सीजीजीएस इंडिया जीएस दोनों के ही साइड से होता है। ठीक है, तो सीजीपीएससी एग्ज़ाम के 3 कंपोनेंट है, सीजीजीएस, इंडिया जीएस, करंट अफेयर। अब क्या है की फैक्टर्स, अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला कि आपको पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर सिलेबस के पोर्शन से पास्ट ईयर क्वेश्चन क्या आए हैं। कुल मिला के घटना चक्र रटी होनी चाहिए। दूसरा, बी थॉरो विद द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए अभी कुछ करंट अफेयर चल रहा है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ सरकार की कोई फ्लैगशिप योजना है, डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद वो ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो रिसेंट हमारी चीज़ें हो रही हैं, जो सबमिट हो रहे हैं, कुछ अवार्ड्स हो सकते हैं। राज्य अलंकरण समारोह हुआ है, उसमें आपकी लिस्ट है कौन सा अवार्ड किस व्यक्ति को मिला है, कौन सा अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला ये हो गया कि आपको पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस हैं घटना चक्र रटी होनी चाहिए इंडिया जीएस की। दूसरा ये है कि जो इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं या फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा ये है कि जो इजी क्वेश्चन है उसमें सिली मिस्टेक नहीं करना है, ये प्रैक्टिस से आएगा। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे एलिमिनेट करके 2 ऑप्शंस के बीच में आपको रिस्क लेना होता है वो आपको मास्टर करना है, वो भी प्रैक्टिस से आएगी। इसके बाद आपको अपने आप को एक आर्टिफिशियल टाइमलाइन देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने रैंडम चीज़ें कर रहे हैं। आपको अपने टाइम को अलॉट करना पड़ेगा, एक डेडलाइन फिक्स करनी पड़ेगी कि इस तारीख तक, इस महीने के एंड तक मेरा इतना सिलेबस या मेरे सिलेबस का इतना पोर्शन है, इतने चैप्टर से इतना सब्जेक्ट मैं क्लियर करूँगा या क्लियर करूँगी। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू क्लियरिंग योर सीजीपीएससी प्रीलिम्स। अब देखिए एक ब्रॉड चीज़ आपने समझ ली क्या क्या करना है। घटना चक्र पढ़ना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ठीक से करने हैं, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना है और एक डेडलाइन फिक्स करना है। अब इन सबको फॉलो करने के लिए, इन सबको एक्सिक्यूट करने के लिए आपका जो डेली शेड्यूल होना चाहिए वो इस प्रकार से कुछ दिखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये डेली शेड्यूल है, ये सबका अपना अपना है, सब लोग पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में डेली अगर आप 5.5 से 6.5 घंटे पढ़ रहे हैं तो डैट इज़ मोर देन इनफ। 5.5 6.5 घंटे का मतलब ये नहीं है आप 12 बजे लाइब्रेरी में घुस रहे हैं और शाम के 6 बजे निकल जा रहे हैं, या अपने रूम में 6 बजे बैठ रहे हैं शाम को और रात के 12 बजे निकल जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। प्योर 5.5 to 6 आवर्स। मुझे पर्सनली 12 घंटे लग जाते थे 6 घंटे की पढ़ाई का आउटपुट निकालने में, क्योंकि बीच में आप ब्रेक लेंगे, किसी प्रकार से घूमने जाएंगे, हो सकता है कि लंच के लिए ब्रेक ले लें, हो सकता है शाम की इवनिंग चाय या स्नैक के लिए ब्रेक ले लें। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 50% 45% ही एफिशिएंसी आती है। तो अगर आपको 6 साढ़े 6 घंटे निकालने हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तो आपको 12 घंटे की सिटिंग तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो डेली शेड्यूल यही है कि सीजीजीएस 2 घंटे डाल दीजिए, पहले घंटे में सीजी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 30 मिनट आर्ट अरब कल्चर को दे दीजिए, रिलेटिवली फैक्चुअल टॉपिक होता है, और 30 मिनट सीजी ज्योग्राफी को दे दीजिए। सीजी हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टिपिकल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। आर्ट अरब कल्चर कहीं ना कहीं मोर और लेस आपके डेली ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है तो वो ईजी होता है करना। एंड छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी एक बार आपने रट ली है तो इट बिकम्स वेरी ईजी टू रिवाइज।
ठीक है। तो ये 2 घंटे का आपको शेड्यूल होगा CGGS का। CG हिस्ट्री क्योंकि हैवी पोर्शन है 1 घंटा देंगे। आर्ट ट्राइब कल्चर को आधा घंटा दे दीजिए, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी को आधा घंटा दे दीजिए। 2 घंटा डेली CGS करेंगे, इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा दक्ष हैं, CGGS में अच्छी पकड़ है आपकी, तो उसको आप 1.5 घंटा भी कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए इंडिया जीएस को आपको 2 घंटे देने हैं। इंडिया जीएस में कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, जैसे पॉलिटी पढ़ ली, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ली, दोनों को 1-1 घंटा दे दो। या फिर अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप CGGS से 1 घंटा काट के इंडिया जीएस को आप 3 घंटे कर सकते हो। 1.5-1.5 घंटा आप 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, या टोटली आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर 1 घंटे पढ़ लेंगे। करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर का मतलब ये है कि अगर कुछ पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं उनको पढ़ लिए, ट्विटर में जो गवर्नमेंट का जनसंपर्क वाला ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो कर लिए। इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब में लगता है कोई इंडिया या इंटरनेशनल करंट अफेयर के कुछ अच्छे चैनल्स हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलते फिरते 5 मिनट की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है। उसके बाद आपका जो 7वां घंटा है उसमें आप एनालिसिस एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं 6वें घंटे में। तो अगर आप उसको जोड़ के देखेंगे तो ऑल इन ऑल मैं बहुत ज़्यादा आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ एक दिन में, हालांकि बहुत ज़्यादा होता है अगर आप करेंगे तो, बट फिर भी आई एम नॉट गिविंग यू मोर देन 6 आवर्स ऑफ वर्क। 2 घंटा CGGS पढ़ लिया, 2 घंटा इंडिया जीएस पढ़ लिया, 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ लिया, और कुछ प्रैक्टिस कर ली, कुछ लेक्चर देख लिए, मेरे वीडियो चला लिए 2-3, तो डैट इज शुड नॉट बी मोर देन 1 आवर। ठीक है। तो ये आपका डेली शेड्यूल चलेगा। तो आप मान के चलिए आप 1 महीना इसको करके देखिए, चलिए छोड़िए 1 हफ्ता करके देखिए, यू विल सी अ रिमार्केबल डिफरेंस। ठीक। अब रफ टाइमलाइन क्या होना चाहिए, देखिए ये हर किसी का डिपेंड करता है कि उसकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। अगर मैं किसी नए बच्चे को बोलूँ कि वो ये टाइमलाइन फॉलो कर ले तो वो नहीं कर सकता है, बिकॉज इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। अगर मैं किसी पुराने आदमी को बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा वाला टाइमलाइन। फॉर एग्जांपल मैंने 2018 में जब पहला प्रीलिम्स दिए थे, 2018 नोटिफाइड 2019 में दिया होगा। यस, 2019 फरवरी वाला जो प्रीलिम्स था वो ऐसा था कि ये कह सकते हैं कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। हालांकि 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, बट फिर भी आखिरी दिन तक तो कंप्लीशन चल ही रहा था। 2020 के प्रीलिम्स की बात करेंगे तो 2020 जनवरी वाली जो प्रीलिम्स की बात करेंगे, फरवरी वाली, तो उसमें लगभग मैंने एक पोर्शन को 8-10 बार तो रिवाइज कर लिया था। एंड वही रीज़न है कि 200 में से लगभग 158 नंबर आए थे एंड कट ऑफ 140 था। तो और उसमें मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था पढ़ना। ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। कई लोग बहुत ज़्यादा अति उत्साह में मार्च अप्रैल से ही चालू कर देते हैं पिछला प्रीलिम्स फेल होने के बाद। कई लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है तो वो नवंबर से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बॉर्डर लाइन थोड़े से एरोगेंट होते हैं, वो जनवरी में स्टार्ट करते हैं अगर उनको कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने मोर और लेस पढ़ लिया है। तो ये रफ टाइमलाइन है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, बट एक जो आइडियल टाइमलाइन है जो मोस्ट ऑफ द लोग के लिए शायद फिट हो जाए, डैट इज़ कि जनवरी मिड तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। प्रीलिम्स के पहले एटलीस्ट 5 बार रिवीजन कर लीजिए हर पोर्शन का, एंड इंडिया जीएस पे फोकस करिए क्योंकि CGGS तो हर कोई बना ही लेता है एट द एंड। ठीक है। तो ये आपको चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। उसके बाद सैंडविच स्ट्रैटेजी बेसिकली यही है कि आपको एक ही चीज़ की लेयर नहीं लगानी है। मतलब आपको कोई भी एक सब्जेक्ट है उसको सिंगल लॉन्ग सेटिंग में नहीं पढ़ना है। आपको हर 1 घंटे 1.5 घंटे में आस्था अनुसार, सुविधा अनुसार, स्वाद अनुसार आपको चेंज करना है। जो मैं करता था अपने साथ वो ये था कि क्योंकि दिन में आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ नए फैक्ट्स देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। जैसे आज का न्यूज़पेपर है तो ट्रंप ने क्या कहा, कमला हैरिस ने क्या कहा, इंडिया का क्या रिएक्शन था US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो ये सब चीज़ें देखने में अच्छा लगता है ना। कल रात को क्या हो गया, कहाँ पे कुछ अपराध घटित हो गई, कुछ फ़नी सा कुछ न्यूज़ मिल गया क्या, तो ये सब सुबह सुबह पढ़ते हैं तो मुझे तो काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा लगता है। तो घुसते साथ लाइब्रेरी में पहला घंटा तो हम करंट अफेयर के लगा लिया करते थे, दूसरे घंटे में इंडिया जीएस पढ़ते थे, क्योंकि एक बार आपका वार्म अप हो गया है और कहीं ना कहीं आपके न्यूज़पेपर का 80% जो मैटर होता है, कंटेंट होता है, वो इंडिया रिलेटेड होता है। तो उसी के कनेक्शन में हमने इंडिया जीएस पढ़ने चालू कर देते थे दूसरे घंटे में। तीसरा जो है आप CGGS पढ़ सकते हैं। अभी देखिए 3 घंटे हो गए हैं, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होगा, लंच कर लो, सो जाओ, घूम के आ जाओ, जो करना है कर लो। उसके बाद वापस आओगे तो ऑफकोर्स लंच के बाद बॉडी थोड़ी सी थकी होती है,
तो उसमें आप इंडिया जीएस कर सकते हो, उसके बाद आप सीजी जीएस कर लीजिए, एंड लास्ट का जो आवर है वहाँ पे आप लगभग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरे लिए ये जो कह सकते हैं शेड्यूल इस प्रकार से दिखता था कि पहला घंटा जो करंट अफेयर का है वो लगभग 12:30 से 1:30 बजे तक चलता था। ठीक है, जो इंडिया जीएस का सेकंड घंटा है वो 1:30 से लगभग 2 बजे तक, 2:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, और सीजी जीएस का तीसरा घंटा है वो लगभग 3:30 पौने 4 तक चलता था। 3:30 पौने 4 के बाद थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे, है ना, खाना वाना खाएंगे, तो लगभग 4:30 पौने 5 हो जाता था। तो उसके बाद 5 से 6 इंडिया जीएस पढ़ लिया, 6 से 7 अब सीजी जीएस पढ़ लिया। उसके बाद लगभग 7:30 बजे के आसपास चाय वाय पीने निकल गए सबके सब, है ना। उसके बाद वापस आए, लगभग कभी कभी तो 9 बज जाता था, कभी कभी 9:30 बज जाता था, कभी कभी 10 भी बज गए, है ना। अब मन के मर्जी के मालिक भाई, बेरोजगार हैं, कुछ भी करेंगे। तो 10 बजे हम वापस आए, फिर 1 घंटा देख लिया भाई, कोई यूट्यूब चैनल हो, उस टाइम पे भी कुछ सीजीपीएससी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स में फॉलो करता था, तो वहाँ मैं देख लेता था क्या चल रहा है। कोई सीजी मेंस के कोई क्वेश्चन पेपर दिख गए तो वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कैसे करेंगे। कुछ यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर दिख गए तो वहाँ पे एलिमिनेशन करने की कोशिश कर ली। और कुछ नहीं है तो एक आध दो भैया दीदी होते ही हैं हर लाइब्रेरी में, या फिर आपके पहचान के, या फिर आपका दोस्त जो सिमिलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उससे जाके पूछ लिया हालचाल, क्या किया आज दिन भर में, कैसे प्लान कर रहे हो, कौन से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हारा कौन सा टेस्ट है। तो इस प्रकार से बातें होती थी। सैंडविच स्ट्रैटेजी का ओवरऑल मतलब ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को लंबे आवर के लिए दिन भर नहीं पढ़ना है, हर 1-1.5 घंटा में सुविधा अनुसार ब्रेक करना है, और हर 3 घंटे में एक लंबा ब्रेक लेना है। दैट इज सैंडविच स्ट्रैटेजी। उसके बाद एक नेक्स्ट यक्ष प्रश्न आता है कि कौन से टेस्ट लगाएं, कितने टेस्ट दें, कौन से टेस्ट सीरीज दें। तो देखिए इसमें एक जो क्लैरिटी आपको होना चाहिए, दैट इज़ वेरी सिंपल। यू आर स्टडिंग फॉर सीजीपीएससी, यू आर नॉट स्टडिंग टू इम्प्रेस योर कोचिंग क्राउड। सीजीपीएससी के लिए पढ़ना है, कोचिंग क्राउड के बीच में उस 50, 80, 100, 150 लोग के बीच में टॉप करने का कोई मतलब नहीं है। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि सीजीपीएससी क्या डिमांड कर रहा है। बिल्कुल भी बहादुरी नहीं है अपने कोचिंग क्राउड को इम्प्रेस करने के लिए, अपने कोचिंग के टेस्ट सीरीज को टॉप करने के लिए, कि आप इररिलेवेंट मटेरियल पढ़िए। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ बहुत ही फ्रैंकली, कि यूजुअली इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन उनका नहीं होता है जो बहुत ज़्यादा जानते हैं हर टॉपिक के बारे में। उनका सिलेक्शन होता है जो कि रेलेवेंट चीज़ें पढ़ते हैं, बेयर मिनिमम चीज़ पढ़ते हैं, एंड जितना बेयर मिनिमम उन्होंने नोट्स बना के रखते हैं वो पूरा का पूरा कंठस्थ करके रखते हैं, ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो, है ना। 100 चीज़ें पढ़ के 5 चीज़ें याद करने से अच्छा है आप 8 चीज़ें पढ़ो और 8 चीज़ कंठस्थ याद रखो। ठीक है, देखिए ऊपर से क्या था कि टेस्ट सीरीज का बोलबाला इसलिए होता था क्योंकि मोर और लेस करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन के जो क्वेश्चन फंस जाया करते थे, तो उसको कोचिंग्स काफ़ी हाईलाइट किया करती थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप साल भर में सीजीजीएस के टॉपिक से आप 25 टेस्ट ले रहे हो और 25 टेस्ट में 50 आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो लगभग आपने 1,000 क्वेश्चन पूछ चुके हैं सीजीजीएस से। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपने 1,000 क्वेश्चन पूछ दिए हैं सीजीपीएससी के पोर्शन से, और उसके बाद उसी स्टैटिक पोर्शन जो पिछले 10-15 साल से लगातार वही बना हुआ है, इसमें कोई एडिशन नहीं हो रहा है, बट ऑब्वियस है कि उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन फंस जाएंगे। एंड करंट अफेयर तो हर साल का नया होता है, एंड जिस प्रकार का फ्लेवर रहा है 5 से 10 क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएंगे। तो मान लो 100 में से 35 क्वेश्चन कोचिंग वाले दावा किया करते थे कि ये हमारे पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज से आया है, लेकिन 2019 के बाद का जो प्रीलिम्स नोटिफाइड हुए हैं, मतलब 2020 के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, इस प्रकार के कोई भी क्लेम मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स नहीं कर रहे हैं। इंडिया जीएस में तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सीजीजीएस में वंस अगेन वो बता दिया, 25 से टेस्ट लोगे, 50 टेस्ट ले लोगे, उसमें से 25 क्वेश्चन भी अगर आपने पूछ लिए सीजीजीएस के और फंस गए, तो 1,000 क्वेश्चन में से अगर आपके 15-20 क्वेश्चन फंस भी रहे हैं, तो उसमें कुछ बहुत कह सकते हैं रेयर इवेंट तो नहीं है। तो जो आपने पहले डिपेंडेंसी थी हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि किस प्रकार से टेस्ट सीरीज के कारण लोगों को फ़ायदा होता था, वो देखने को नहीं मिल रहा है। एनालिटिकल क्वेश्चन डल रहे हैं, इंडिया जीएस के क्वेश्चन डल रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं डल रहे हैं, करंट अफेयर भी काफ़ी वियर्ड से डल रहा है, ऑप्शन रिलेटेड हो गए हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको अपनी प्रायोरिटी बना के रखनी है कि सीजीपीएससी क्या डिमांड कर रहा है। आप कोचिंग की डिमांड के लिए उस हफ्ते भर के वैलिडेशन के लिए अपना लॉन्ग टर्म प्लान खराब नहीं कर सकते हैं। सीजीपीएससी के क्वेश्चंस को देखिए,
उनका नेचर को समझिए और उन्हीं के हिसाब से पढ़िए। ऐसे कई केसेस हो चुके हैं, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, ऐसे कई केसेस हो चुके हैं पिछले कई सालों में कि हर कोचिंग में ऐसे भैया दीदी हैं जो साल भर सीजीपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टॉप 1 रहते हैं, टॉप 2 रहते हैं, टॉप 3 रहते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से ना उनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है ना उनका मेंस क्लियर हो रहा है। कोई मतलब नहीं है महान ज्ञाता बनने का अपने अपने कोचिंग में, अपने अपने टेस्ट सीरीज में। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है सीजीपीएससी का ऑफिशियल प्रीलिम्स, देन इट इज ओके। अगर वो नहीं क्लियर हो रहा है तो सब कुछ व्यर्थ है। तो आपको प्रायोरिटी रखना है कि मैं कितने अच्छे से फरवरी में तैयार हो सकता हूं या फरवरी में तैयार हो सकती हूं। कोई भी बहादुरी नहीं है किसी भी कोचिंग के टेस्ट में जाके ज्ञाता बनने का। अपने जितने भी एफर्ट्स हैं, अपना जितना भी मैनेजमेंट है, वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के ऑफिशियल एग्ज़ाम जो मे बी फरवरी में होना है उसके हिसाब से आप करेंगे। ठीक है। किसने इधर उधर के नेशनल टूर्नामेंट में किसी यूरोपियन यूनियन के एथलेटिक किसी कंपटीशन में किसने कैसे परफॉर्म किया, नोबडी केयर्स। एवरीबडी केयर्स अबाउट द ओलंपिक गोल्ड। एंड आपका जो ओलंपिक गोल्ड है, ओलंपिक मेडल है, वो है सीजीपीएससी का होने वाला फरवरी वाला एग्ज़ाम, ना कि अभी हफ्ते हफ्ते भर में 3-3 दिन में होने वाले प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन। सो आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी 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 क्लियर कि आपको सीजीपीएससी फरवरी में होने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से अपने आप को ढालना है, प्रिपेयर करना है, इसके बीच में कुछ नहीं देखना है। ठीक है। फिर भी अगर एडवाइस चाहिए, प्रैक्टिस तो चाहिए, ऐसा नहीं है बिना प्रैक्टिस के जाएंगे। तो कोई भी टेस्ट है तो 10 दिन में कोई एक टेस्ट हो रहा है या हफ्ते भर में कोई पार्ट वाइज टेस्ट हो रहा है, उसको दे दो। 2 दिन वाले टेस्ट, 3 दिन वाले टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप 2 दिन प्रिपेयर करोगे, एक दिन पूरा बर्बाद हो जाएगा आपका टेस्ट का। अगले दिन तो ऐसा लगेगा कि यार कल ही तो टेस्ट दिया है तो और पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है। इससे अच्छा हफ्ते भर पढ़ लो, भले फुल लेंथ टेस्ट दे देना। हफ्ता 10 दिन में कोई एक टेस्ट है उसको दे दो, और जनवरी के बाद फुल लेंथ 3 से 4 टेस्ट ही देना। फरवरी में पूरे टेस्ट आप लोग बंद कर देना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मोड में चले जाएंगे आप। ठीक है। तो हाउ मैनी टेस्ट, यह टेस्ट सीरीज का मैंने बता दिया कैसे करना है। इसका अलग से वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज किया है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स के ऑफिशियल जो एग्ज़ाम है उसी के ओरिएंटेशन में आप अपनी प्रिपरेशन रखेंगे। ठीक है। इसके बाद देखो सेल्फ एनालिसिस भी करना है। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिनका प्रीलिम्स पहले क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आपको रीज़न ढूंढना है कि हाउ व्हाई डिड आई फेल इन लास्ट प्रीलिम्स। उसके बाद क्या मेरी जो गलतियां हुई थी, जो भूल चूक हो गई थी पिछले प्रीलिम्स में, क्या वो नॉलेज बेस्ड था। नॉलेज बेस्ड ये हो सकता है कि आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा, आपका इंडिया जीएस का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, सीजी हिस्ट्री आप नहीं रट पाए थे, या फिर ये सब करने के बाद कुछ ऐसे एग्ज़ाम हॉल बेस्ड रीजंस थे। एग्ज़ाम हॉल बेस्ड रीजंस का मतलब ये है कि क्या मैंने गलत बबल टिक कर दिया, क्या मुझने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या मैंने अति उत्साह में आके ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, क्या नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई, क्या आते हुए सवाल डर के कारण मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक बार आपको गलती पता चल गई है तो आपको देखना है कि इस साल ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैंने की है जो कि मुझे पिछले साल से एक बेहतर चांस पे रखती है। फॉर एग्जाम्पल, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी एग्जामिनेशन हॉल में, इस बार थोड़ा सा कम है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करते हैं। पिछले बार 60 से 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होते थे, लेकिन इस बार मेरी रेंज 85 से 95 के बीच की हो गई है। तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस जो आपको पूछना चाहिए खुद से कि सेल्फ एनालिसिस करते हुए कि कैसे मैं अपने पिछले वर्षन से बेहतर हूं इस बार। उसके बाद जो सबसे सीक्रेट हथियार होगा दैट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनके ऑप्शंस आपने 2 एलिमिनेट कर लिए हैं और बाकी दो ऑप्शन बचे हुए हैं जिसमें पॉसिबल आंसर जा सकता है, वो आप यहां पे कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको समझना ये है कि एवरीथिंग इज नॉट नॉलेज बेस्ड। आपको रिस्क लेना पड़ता है प्रीलिम्स में। जो आप गेस करते हैं या फिर लॉजिकल तुक्के मारते हैं वो एज ए सेफ्टी नेट ऐड करते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से आपको पता है ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिनका आंसर तथाकथित रूप से आयोग थोड़ा सा गलत लेता है, विलोपित करता है, 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार का हाई कोर्ट का चक्कर
हो जाता है। तो इसमें आपको ये करना है कि अगर आपको 60 क्वेश्चन ईमानदारी से बन रहे हैं तो पेपर को देखते हुए आपको कुछ ना कुछ 5 से 15 क्वेश्चन तो आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ताकि उनमें से कुछ अगर सही हो जाए तो आपके मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाए। क्योंकि जो 60 क्वेश्चन आपने श्योर शॉट करेक्ट करें हैं, हो सकता है उनका नेचर बहुत ही ईजी क्वेश्चन के प्रकार से हो एंड वो सबसे बन जाए। तो अगर सब कोई बना रहे हैं और आपको टॉप 1000 में, टॉप 1500 में आना है, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा आपके पर्टिकुलर स्कोर के लिए। फाइनली कंक्लूडिंग टिप्स, देखिए प्रीलिम्स में किसी को भी 100% स्कोर नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं हुआ है कि कट ऑफ 200 में से 200 चले गया हो, आपको बस क्वालिफाई करना है। आपको मान के चलना है कि अगर कट ऑफ जा रहा है 120, मतलब नेट 60 क्वेश्चन, तो इसमें से लगभग जो 50 क्वेश्चन है वो बहुत ईजी होंगे। जो लड़ाई है वो कह लो बाकी के जो रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चन है उनके लिए होती है। ठीक है, लड़ाई जो है वो रेस्ट 20% ऑफ स्कोर के लिए ही होती है। एंड जो 80% का जो कट ऑफ बनता है, जो इजी क्वेश्चन से बनता है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी मेहनत से आते हैं। लेकिन ये मेहनत करने के बाद जो एक एक्स्ट्रा आपको एज चाहिए होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग बाहर होते हैं, वो आता है उन क्वेश्चन से जिसमें 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके होते हैं, लेकिन आपको 2 ऑप्शंस के बीच में चूज करना है। ये कैसे आएगा? लॉजिक से आएगा, स्ट्रैटेजी से आएगा, और आप एग्जामिनेशन हॉल में कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं उससे आएगा। इसमें आपका एक ही काम है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, जितना ज़्यादा आप दिमाग लगाएंगे उतना ज़्यादा ही आपका एक हाथ खुलेगा, दिमाग खुलेगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमेशा लोग बोलते हैं सर इस एग्ज़ाम से अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम है इसके लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, थोड़ा सा बता देते सर। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि देयर आर नो इम्पॉर्टेंट पोर्शंस। आपको पूरा का पूरा 100% ऑफ सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि अगर आप काट छाट के पढ़ेंगे तो या तो प्रीलिम्स में फंस जाएगा पहले स्टेप में, या तो आपका मेंस में फंसेगा, या तो आपका इंटरव्यू में फंसेगा। तो आपको 100% सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है। 100% सिलेबस कंप्लीट कर लो यार, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। जैसे मेरे लिए कह सकते हैं कि जो मिडीवियल इंडिया वाला हो गया, इंडियन हिस्ट्री का ऑथर वाला हो गया, जो रचनाएं होते हैं, कवि होते हैं ना, बुक एंड ऑथर CGGS का, ये वाला पार्ट हो गया, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, फिलॉसफी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इस प्रकार के जो पोर्शंस थे वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, क्योंकि पूरा सिलेबस होने के बाद भी यहाँ से आने वाले एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन के कारण बड़ी तकलीफ हो जाती थी। मतलब ये इन पोर्शन से आने वाले दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी डिसाइड कर देते थे कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बार आप मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब थोड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है तो आपको हर पोर्शन टच तो करना है बॉस, है ना। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो बड़ी दिक्कत की बात है। चलो भले ही उस पोर्शन से बहुत टफ क्वेश्चन आ जाए, हर कोई छोड़ देगा, चल जाएगा, लेकिन उस पोर्शन से सबसे बेसिक सवाल आया जिसको आप बिल्कुल भी नहीं देख के जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री में लोधी डायनेस्टी से घटना चक्र में अगर आप देखेंगे तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आए होंगे, एंड उसमें से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन एक ही था कि आगरा की स्थापना किसने की, आगरा की स्थापना किसने की, आगरा की स्थापना किसने की। 10 से 12-15 बार उन टोटल 20 क्वेश्चंस में वो पूछ चुका है UPPCS में, MPPCS में, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। एंड ये सेम क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से 2018 नोटिफाइड PSC या 2019 नोटिफाइड PSC में आ चुका है। तो यू कैन इमेजिन कि भले ही लोगों को लगता होगा कि मिडीवियल इंडिया बहुत ही टफ पोर्शन है, बट उस टफ पोर्शन को अगर आपने टच किया है तो देयर इज नो चांस कि ये आगरा वाला क्वेश्चन आपसे मिस होता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जिस भी प्रकार का सिलेबस दिया गया है, लिखा गया है, उसको आपको टच करना है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कहाँ से इजी क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से टफ क्वेश्चन आ रहा है। आपको प्रिपेयर्ड रहना है। अभी पढ़ लो, मेंस के लिए ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। एक बार आपने प्रीलिम्स में रट लिया है तो समझ लो कि आपका उन पर्टिकुलर पोर्शंस का 90% ऑफ पेपर तैयार हो गया है। फिर उन जो पोर्शंस हैं उनके ऊपर आप पेपर 7 फिलॉसफी, सोशोलॉजी, पबैड वगैरह आप डालोगे, लैंग्वेज ऐसे वगैरह डालोगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपके बहुत सारे पेपर प्रीलिम्स में ही क्लियर हो जाएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको लॉन्ग टर्म सोचना है।
ठीक। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप फॉलो करोगे तो सब चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ओवरऑल कंक्लूडिंग टिप्स यही है कि देखो, जो लड़ाई होती है सीजीपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ में, वो होती है आपके लास्ट के जो 20% ऑफ मार्क्स के लिए होती है, जो कहीं ना कहीं अब एलिमिनेशन के कारण आ रहे हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन आपको प्रैक्टिस करनी है। सेल्फ एनालिसिस कर लो कि भाई ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण पिछला प्रीलिम्स रुका था और उसको मैंने इंप्रूव करने के लिए क्या क्या किया है। टेस्ट सीरीज सुविधा अनुसार देना, बस ये सोचना कि आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हो, ना कि कोचिंग के टेस्ट सीरीज के लिए पढ़ रहे हो। सैंडविच स्ट्रैटेजी यही है कि हर 1 घंटे 1.5 घंटे में सब्जेक्ट पलट दो। रफ टाइमलाइन यही है कि देखो यार, जनवरी मिड तक पहला साइकिल कंप्लीट कर लो और एटलीस्ट 5 रिवीजन कर लो प्रीलिम्स के पहले। डेली शेड्यूल तो यही है कि 2-2 घंटा डाल दो इंडिया जीएस सीजीजीएस को, 1 घंटा करंट अफेयर को, और 1 घंटा आप डाल दो डेली के कुछ आपको इंसाइट्स हैं या फिर आपको कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या दोस्तों से डिस्कस करने हैं, उसके लिए की फैक्टर तो ये पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको पता हो, टेस्ट सीरीज आपने लगा के रखी है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस कर लिए ओएमआर बबल शीट में टेस्ट सीरीज में जाके, एंड आपने टाइम पे कंप्लीट कर लिया है सिलेबस, ताकि लास्ट में पैनिक ना हो। कॉम्पोनेंट्स काफ़ी सिंपल है, सीजीजीएस, इंडिया जीएस और करंट अफेयर्स के ही अराउंड पूरा का पूरा एग्जाम डिजाइंड है, एंड यहीं पे हमको खेलना है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो फाइनली सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का एक जो ब्रीफ आउटलुक है, एक ब्रीफ स्ट्रैटेजी है, वो मैंने आपको बता दी है। होप यू फाइंड इट वेरी गुड। आई विल ट्राई कि मैं जो वीडियोस हैं उनको रेगुलरली अपलोड करूं। हालांकि मोस्ट ऑफ चीज़ों को 99% चीज़ों को मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूँ पिछले 1-1.5-2 साल में कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी मुझे लगेगा कि कुछ डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं जिसमें मुझे गाइड करने की आप लोग को ज़रूरत है। तो जो भी छुट्टी का दिन है, शासकीय अवकाश का दिन है, वहाँ पे आई विल ट्राई कि आई विल अपलोड सम वीडियोस। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड किया आप लोगों के लिए। आई होप यू ऑल अप्रिशिएट इट। पढ़ाई चालू कर दो भाई, है ना, पढ़ाई चालू कर दो, सीजन आ गया है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर।